वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए आसपास की बुक से चैप्टर नंबर 10 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी ताकि अलग अलग वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 87 पर चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है बोलती इमारतें। तो बच्चों सबसे पहले चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ सके कि हम इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में हम हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानेंगे, पुराने ज़माने की इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहुँचे गोलकोंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ाती हैं यानी कि बच्चों की टीचर हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो सभी बच्चे अपने टीचर के साथ कहाँ गए हैं? गोलकोंडा गए हैं। सेल्जा, अरे बाप रे कितना बड़ा दिखता है ये किला। देखो बच्चों ये है गोलकोंडा का किला। तो सेल्जा इस किले को देखकर कहती है ये तो बहुत बड़ा है। श्रीधर कहता है और कितनी ऊंचाई पर है? कल्याणी कहती है कि अरे ये दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। सेल्जा कहती है कि और ये गेट तो देखने में बहुत भारी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर इसे खोलते होंगे और बंद करते होंगे। आगे है कल्याणी कहती है कि गेट पर ये नोकीले लोहे के भाले जैसे कुछ दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए गए हैं? देखो बच्चों इस तरीके से गेट के ऊपर ये नोकीले से डिज़ाइन बने हुए हैं। फिर सेल्जा कहती है इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर कहता है किले को देखकर कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी, इस किले की दीवारें तो बहुत चौड़ी बहुत मोटी हैं। कल्याणी कहती है ये दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ भी निकली हुई है। तो दीदी बताती है कि ये एक बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंची है। ये किले के बाहरी दीवारों पर 87 बुर्ज बनाए गए हैं यानी कि दीवारों के बाहरी दीवारों के ऊपर गोल गोल से गुंबद की तरीके के टाइप के ऊंचे ऊंचे बुर्ज बने होते हैं। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज। सुरक्षा के कितने कड़े इंतज़ाम हैं इस किले के अंदर। अब आते हैं पेज नंबर 88 पर। 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे? तो इतने सारे बुर्ज किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए होंगे। बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे? तो शत्रु के आक्रमण का जवाब देने तथा निगरानी करने के लिए बड़े बड़े छेद बने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा? तो आंसर लिखना कि सीधी सपाट दीवार से झांकने में आप छिप नहीं सकते, जबकि बुर्ज से झांकते हुए हम छिपकर निगरानी कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी? तो बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को छिपकर हमला करने में मदद मिलती होगी और इससे उनकी सेफ्टी भी होती होगी। तो सभी बच्चे चारों क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे। आगे है किले में कितना कुछ। सेल्जा कहती है क्या ये किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा और ये कितना पुराना होगा? तो कल्याणी जवाब देती है कि बाहर लिखा है कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। तो दीदी बताती हैं तो हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में ये किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज हुआ करता था। सेल्जा कहती है कि अरे इस बोर्ड पर तो किले का नक्शा भी बना हुआ है। श्रीधर कहता है कि इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी बने हुए हैं। सेल्जा कहती है कि इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे, किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी यहीं पर रहते होंगे। तो कल्याणी कहती है फिर तो ये पूरा शहर ही होगा, शहर की तरह ही ये बसा हुआ होगा कि इसमें राजा और आम लोग दोनों ही रहा करते थे। आगे है पेज नंबर 89।
सुल्तान का महल। श्रीधर कहता है ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शैलजा कहती है कि उस ज़माने में भी 2 मंजिला इमारतें हुआ करती थी। तो कल्याणी कहती है अब तो ये टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाज़ा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे, इसको देखकर अंदाज़ा होता है। श्रीधर कहता है अरे ये देखो दीवारों पर कितनी बारीक और ख़ूबसूरत नक्काशी की गई है। जैसा कि आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस में देखा होगा, बेल बूटे वगैरह सजावट दीवारों पर नक्काशी हुई होती है, सजी हुई दीवारें होती हैं। कल्याणी कहती है कि एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। तो दीदी यानी कि टीचर कहती हैं कि हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। वह उस ज़माने की इंजीनियरिंग। तो सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छतों पर पानी के फव्वारे चलते थे। तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचो कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। और दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे कि पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। तुम भी इसका अंदाज़ा लगाओ और कक्षा के अंदर चर्चा करो। अब हैं बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फव्वारे कैसे चलते होंगे। तो बड़े बड़े टैंकों से फव्वारे तक पानी पहुंचाया जाता होगा, जिससे फव्वारे चलते होंगे। अगला है हवा और रोशनी का क्या इंतज़ाम होता होगा इन महलों में। तो हवा और रोशनी के लिए झरोके, दरवाजे तथा खिड़कियों का इंतज़ाम होता था। झरोके यानी कि ऊपर कमरे में बच्चों वेंटिलेशन के लिए एक ऊपर खिड़की खुली होती है वो। आगे है सामने के चित्र में दीवार पर कई नक्काशियों को ध्यान से देखो। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा। तो इतनी बारीक नक्काशी के लिए हथौड़े तथा छेनी का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि ये नक्काशी पत्थरों पर थी। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है वहाँ एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों में मुश्किल आती होगी। तो बिजली नहीं आने पर चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, पानी की भी किल्लत हो जाएगी, बिजली के उपकरण ना चलने से सभी दफ्तरों का काम भी ठप हो जाएगा। तो बच्चों चारों ही क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ के अंदर याद से लिख लेना। आगे है पेज नंबर 90। कहाँ है पूर्व पश्चिम। तुम जिस जगह पर हो वहाँ पर सूरज किस तरफ उगता है और किस तरफ डूबता है। पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। देखो बच्चों पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं। देखो ये है उत्तर, है ना, और नीचे की साइड क्या आ गया यहाँ पर दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। याद रहेगी इतनी बात। तो जो सूर्य है वो हमेशा कहाँ उगता है, पूर्व की तरफ। याद रखोगे कि सूरज हमेशा पूर्व से उगता है। अगर हम अपना फेस पूर्व की तरफ करके खड़े हो जाएंगे, जिधर से सूरज उग रहा है, तो वो पूर्व कहलाएगा। सीधे हाथ की तरफ हमारा दक्षिण होगा, उल्टे हाथ की तरफ क्या होगा, उत्तर, और जिधर हमारी बैक है उधर की साइड होगा पश्चिम। याद रहेगा डायरेक्शन याद करने का तरीका कि हमेशा सूरज पूर्व से निकलता है। अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो वो डायरेक्शन पूर्व की होगी। सीधा हाथ हमारा दक्षिण की तरफ होगा, उल्टा हाथ हमारा उत्तर की तरफ होगा, और जिधर की साइड हमारी कमर है वो पश्चिम होगी। तो क्या लिखोगे कि सूर्य पूर्व में उगता है तथा पश्चिम में डूबता है। अभी मैं अपने घर की छत पर हूँ। यहाँ से पूर्व दिशा में हॉस्पिटल है, यानी कि जिस साइड से सूरज उग रहा है उस जगह पर हॉस्पिटल है, तथा पश्चिम में हॉस्पिटल के सामने पार्क है। उत्तर के अंदर यानी कि उल्टे हाथ की तरफ डाकघर है और सीधे हाथ की तरफ मेरा विद्यालय है। तो आप इसी तरीके से डायरेक्शन को समझ के इस आंसर को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। गोलकंडा के नक्शे को देखो, चारों दिशाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। अगर तुम बोर्डली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हाउस
किस दिशा के अंदर है? देखो सबसे पहले हमें बोर्डली दरवाज़ा देखना है इसमें। देखो बच्चों, बोर्डली दरवाज़ा ये रहा। तो जो बोर्डली दरवाजे से कटोरा होज़ है वो उत्तर की दिशा के अंदर है। ये रहा कटोरा होज़, और ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर की दिशा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कटोरा होज़ बोर्डली दरवाजे से उत्तर की दिशा में है, इस तरफ है, ये रहा। अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा होज़ उसकी किस दिशा में होगा? अब देखो बच्चों, अगर कोई इस दरवाजे से अंदर आ रहा है तो ये कटोरा जो होज़ है कहाँ पर होगा? पश्चिम दिशा में होगा। इधर की साइड से जब आएंगे तो ये वाली साइड पड़ेगी, तो ये पश्चिम दिशा में होगा। बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुँच जाओगे? तो बच्चों देखो, ये रहा बाला हिसार, और अगर हम यहाँ से मोती महल जाएंगे तो पूर्व दिशा के अंदर जाएंगे। अब किले की बाहरी दीवारें पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दरवाजे दिख रहे हैं। गिन कर बताओ किले में कितने महल हैं? तो किले के अंदर टोटल 3 महल हैं। एक ये रहा। अगला है कि पानी के लिए क्या क्या इंतज़ाम दिख रहे हैं, जैसे बावड़ी, कुएं, हौज़ आदि। तो पानी के लिए 5 बावड़ी और 3 हौज़ हैं यहाँ पर। नक्शे में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाई गई है। तो नक्शे में फतेह हिसार से बाला हिसार 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ज़मीन में ये दूरी कितनी होगी? 880 मीटर होगी, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मकई दरवाज़े से फतेह दरवाज़ा कितनी दूर है? तो मकई दरवाज़े से फतेह दरवाज़ा 100 मीटर की दूरी पर है, अगर आप इसे काउंट करेंगे। अब है पेज नंबर 91, ये हमले क्यों? हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप, देखो तोप की फ़ोटो है, तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेज़ी में वहाँ पहुँचे। तो सैलजा बोली कि ये तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। दीदी ने बताया कि तोप का इस्तेमाल औरंगज़ेब ने किया था। जानते हो, औरंगज़ेब बादशाह की पूरी फ़ौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ पर हमला करने आई थी, पर वे किले के अंदर घुस भी नहीं पाई थी, और उसकी पूरी सेना 8 महीने तक ही बाहर बैठी रही थी, यानी कि किले की सुरक्षा के इतने कड़े इंतज़ाम थे। सैलजा कहती है कि दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फ़ौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? तो दीदी बताती हैं कि दरवाज़ा हो या बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था कि वो अपना राज फैला सकें, अपनी बादशाहत को बढ़ा सकें, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों ने अपना रिश्ता जोड़ सकें और उन्हें अपने इलाकों में शामिल कर सकें। इसके लिए कभी तो दोस्ती और कभी वो चापलूसी से काम लेते थे, कभी परिवार में शादी कराकर उन पर हमले कर दिया करते थे। आगे है, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? तो सैलजा कहती है कि इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, और नक्शे में तो दीवारों से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती? श्रीधर कहता है कि अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती भी तो यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नज़र आ जाता था। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। तो कल्याणी कहती है कि सोचो, फौज घोड़ों और हथियारों पर सवार, हाथों में बंदूक लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात बैठे हैं। सैलजा कहती है कि ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं? श्रीधर कहता है कि अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो एक ही बार में बहुत बड़ी तबाही होती है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर हैं, 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो? तो हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, जो आजकल आप खबरों में देख रहे होंगे, और ये युद्ध अभी भी चल रहा है। पता करो कि ये हमला क्यों हुआ होगा। तो ये हमला रूस ने
यूक्रेन द्वारा नाटो का सदस्य बन जाने की वजह से किया था। किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे? तो इस युद्ध में अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों, टैंकों, हेलीकॉप्टरों, गोला बारूद आदि का इस्तेमाल हुआ था। और किस किस तरह का नुकसान हुआ था? तो इस युद्ध में जान माल का भारी नुकसान हुआ, कई इमारतें नष्ट हो गई थीं तथा सैकड़ों जानें भी गई थीं। ठीक बच्चों, चारों क्वेश्चन पढ़कर बता दिए हैं। अब है कि श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वे कांसे की बनी है। तुमने भी कांसे की चीज़ें देखी हैं क्या? तो हाँ, मैंने कांसे के सिक्के, दिए, मूर्तियाँ आदि देखी हैं। अब कांसे की चीज़ें हज़ारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से वे तांबा और टीन कैसे निकालते होंगे और फिर उनको बिना मशीनों के कैसे पिघलाते होंगे, फिर कैसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते होंगे। अब तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन सी चीज़ें थीं या आज भी हैं? रंग से पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ें तांबे की, पीतल की और कांसे की बनी हैं। तो मेरे घर में कांसे का लोटा और थाल है, पीतल की बनी चीज़ें गिलास और कटोरियाँ हैं। अब है पेज नंबर 92, पानी का इंतज़ाम। ये चित्र उस ज़माने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो कि बेलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? तो देखो, यहाँ बेलों का इस्तेमाल पानी खींचने के लिए हो रहा है। यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है कि किस तरीके से बेल इस मशीन से कनेक्ट है और कुएं से पानी निकल रहा है। अब अंदाज़ा लगाओ कि बेलों के घूमने से इस डंडे से ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। उसके साथ लगा ये जो दांतेदार पहिया है ये फिर किस दिशा में घूमेगा। हाथ के इशारे से बताओ। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगला क्वेश्चन है कि देखो, दांतेदार पहिए से लगा डंडा ज़मीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है? ये देखो, दांतेदार जो है, तो दांतेदार पहिए से लगा डंडा ज़मीन के नीचे जाकर बड़े पहिए से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बेलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है? तो चौथा क्वेश्चन है, बेल डंडे के सहारे ड्रम को घुमाते हैं, डंडा माला वाले पहिए से जुड़ा रहता है, डंडा पहिए को घुमाता है और इस तरह नीचे के पानी को ऊपर खींचता है। तो सभी बच्चे ये सभी आंसर हैंड टू हैंड लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा होगा? आज भी हमें किले की दीवारों में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के ज़रिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। तो कुएं के पानी को बिजली से चलाने वाले पंप से निकालकर टैंकों के अंदर भरा जाता है। अगला है, तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है? जैसे साइकिल के गियर में या और कहीं। तो हमने एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल सिलाई मशीन में, आटा चक्की आदि में देखा है। अपने आसपास देखो और पता करो कि आज ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है। तो ज़मीन से पानी मोटर से खींचकर ऊपर चढ़ाया जाता है। बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है? बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? तो बिजली मोटर से पानी नीचे से खींचकर ऊपर चढ़ाता है। बिना बिजली के रस्सी और बाल्टी को कुएं में डालकर फिर हैंड पंप से पानी को निकाला जा सकता है ज़मीन के नीचे से। तो सभी बच्चे आंसर हैंड टू हैंड लिख देंगे। आगे है पेज नंबर 93, हाल किया बेहाल क्यों? आवाज़ें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी उस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। देखो, यहाँ पर बने हुए हैं। तो श्रीधर, पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। शैलजा कहती है कि लिखा हुआ है कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर कहता है कि अरे देखो, ये बोर्ड भी है, इस दीवार का क्या हाल है? शैलजा कहती है, ओहो, ये तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों साल में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम
हाथी घोड़े ना जाने क्या क्या देखा होगा, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका कितना बुरा हाल कर दिया है। देखो यहाँ पर लोगों ने दीवारों पर खुरेच खुरेच कर कुछ लिख रखा है। तो कल्याणी कहती है, पता नहीं लोग इन दीवारों पे अपने नाम लिखकर इन्हें गंदा क्यों कर देते हैं। आंखें बंद करके पहुँचो उस ज़माने में, मान लो कि तुम उसी समय में हो। कल्पना करो जब गोलकोंडा का पूरा शहर बसा हुआ था। अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ कि सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन बेचारे हैं किन फिक्रों में। तो देखो आंसर लिखोगे कि सुल्तान अपने महल में सलाहकारों से बातचीत कर रहे हैं। वो बहुत सारे जेवर पहने हुए हैं, उनके सामने शाही पकवान पेश हो रहे हैं। वे किले पर हुए आक्रमण को लेकर चिंतित हैं और वे फारसी भाषा में बात कर रहे हैं। तो इस आंसर को हैंड टू हैंड कॉपीज़ में लिख लेना। अब है बच्चों पेज नंबर 94। पहला क्वेश्चन है कि उनके महल पर फव्वारे तो चल ही रहे होंगे ना। अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है, और गुलाब चमेली के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो हाँ, उनके महल में फव्वारे चल रहे हैं। आलीशान पर्दों और सुंदर कालीनों से महल भव्य यानी कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। महल के बाहर बने बगीचे से फूलों की खुशबू आ रही है। अगला क्वेश्चन है कि किस किस चीज़ के कारखाने देख पा रहे हो। कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस महल की कल्पना करने के बारे में आपसे कहा गया है। तो उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। हम पत्थर की मूर्तियों, हथियार, कपड़े, बर्तन तथा आभूषणों के कारखाने देख रहे हैं। एक कारखाने में 20 लोग काम कर रहे हैं। लोगों ने धोती कुर्ता पहन रखा है और ये लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं। आगे है, अरे वाह देखो, वे कारीगर पत्थरों को छेनी और हथौड़े से काटकर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है। क्या पत्थरों की धूल से कारीगरों को कोई दिक्कत होती है। तो आंसर लिखोगे कि पत्थरों की धूल से कारीगरों को बीमारी हो सकती है, इसलिए सभी कारीगर अपनी नाक पर कपड़ा बांधे हुए रहते हैं ताकि धूल उनकी सांसों के साथ अंदर ना जाए। म्यूज़ियम पहुँचे। गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूज़ियम गए, संग्रहालय गए। म्यूज़ियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। इस म्यूज़ियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें भी मिली हैं, उन्हें रख रखा है, जैसे कि बर्तन, औजार, जेवर, हथियार आदि वगैरह वगैरह। तो सैलजा कहती है, अरे ये बर्तन के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं। वे देखो, वे छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वे नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। तो दीदी बताती हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो अगर ये सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस ज़माने के बारे में इतनी कुछ बातें पहचान पाते। इसी वजह से इन सभी चीज़ों को संभाल कर म्यूज़ियम में रखा हुआ है कि वो लोग कैसे रहा करते थे। अब है बच्चों पेज नंबर 97। पहला क्वेश्चन है, तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है। तो मैंने अपने आसपास पीतल, स्टील, तांबा आदि के बर्तनों का इस्तेमाल देखा है। अगला है, अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। तो उनके ज़माने में तांबा, पीतल तथा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। नेक्स्ट है, क्या तुम भी कभी किसी म्यूज़ियम में गए हो या उसके बारे में सुना है और वहाँ क्या क्या होता है। तो मैं लाल किले के म्यूज़ियम में गई हूँ। वहाँ बहुत पुराने सामान जैसे राजाओं के कपड़े, हथियार, बर्तन, पेंटिंग आदि देखे थे। तो सभी बच्चे हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिखते जाएंगे। अब है, इमारत का सर्वे लिखो। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। यदि है तो कौन सी। तो मैं बिल्ली मारन में रहती हूँ और वहाँ मेरे घर के पास लाल किला है। क्या तुम कभी
कोई ऐसी पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो? कौन सी? वे तुम्हें क्या कुछ बोलती सी लगी? क्या जान पाए कि उस समय के बारे में कि ये इमारत कब बनी थी? तो देखो बच्चों, इसका आंसर मैंने लास्ट में लिखा है कि मैं ताजमहल देखने आगरा गई थी। ताजमहल बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। तो बच्चों, सेकंड के आंसर को याद से अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट है, वे कितनी पुरानी इमारत है और तुम्हें ये कैसे पता लगा? तो ये लगभग 400 साल पुरानी इमारत है, ऐसा मैंने किताब में पढ़ा है। अगला है, वे किस चीज़ से बनी है? तो ये संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल। किस रंग का है? तो ये इमारत सफ़ेद रंग की है। क्या उसमें कुछ ख़ास तरह के डिज़ाइन बने हैं? यहाँ बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने ऐसा मुझे कुछ डिज़ाइन याद था तो वो बना दिया है। उसमें कौन लोग रहते होंगे? तो उसमें कोई नहीं रहता, ये एक पर्यटन स्थल है। अब वहाँ क्या क्या काम होता होगा? तो ये एक मकबरा है, वहाँ काम नहीं होता। क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं? तो नहीं, अब इसमें लोग नहीं रहते हैं। पेज नंबर 98 है, तुम भी अपना म्यूज़ियम बनाओ। रजनी केरल के मल्लापुरम ज़िले के एक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीज़ों को जमा किया, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरी, लकड़ी की खड़ाऊ यानी कि चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसी होती हैं वो भी देखा। फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। तुम भी ये कर सकते हो, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके। अब देखो, चित्र को देखो और आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जैसे कि चित्र में लोग किस तरह के काम करते नज़र आ रहे हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र में ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है। तो आंसर लिखोगे कि लोग किले का निर्माण करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगला है, कितनी औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं? देखो, ये भारी खंभा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो 20 मर्द और 2 औरतें काम कर रही हैं। ये रहा आंसर, 20 मर्द और 2 औरतें काम कर रही हैं। अगला है, भारी चीज़ ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या सीधी ऊपर ले जानी? तो आंसर में लिखोगे कि भारी चीज़ ढलान पर से ले जानी आसान है, जबकि सीधे ऊपर ले जाना कठिन है। अब आगे है, क्या मशक में पानी ले जाता हुआ आप आदमी देख पाए? तो हाँ, हम मशक में पानी ले जाता हुआ आदमी हम देख पाए। ये रहा। अब है, संगीता को लगता है कि म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें संभाल कर रखना बेकार है। तुम कैसे समझाओगे कि म्यूज़ियम का होना ज़रूरी है? तो आप आंसर लिखोगे कि म्यूज़ियम में बहुत पुरानी वस्तुएं रखी रहती हैं जो हमें प्राचीन काल के लोगों के रहन सहन और उनकी संस्कृति के बारे में बताते हैं। इसलिए म्यूज़ियम बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे हमें पुरानी बातों के बारे में पता चलता है। तुम्हें क्या लगता है इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया? तो इस पाठ का नाम बोलती इमारतें इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रत्येक इमारत अपने समय की गवाही देती हुई प्रतीत होती है, यानी कि उसके कंस्ट्रक्शन से, उन चीज़ों को देखकर वो अपने समय के बारे में बहुत कुछ बता रही होती हैं। तो बच्चों, चैप्टर कंप्लीट होता है।